मित्रों नमस्कार। ज्ञान गंगेल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग मौर्य वंश के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के विषय में पढ़ाया था। आज आप लोग मौर्य वंश के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। मौर्य वंश। सबसे पहले ये जानेंगे कि मौर्य वंश का समय कितना है। तो इसका समय 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक है। यानी मौर्य वंश का समय कब से कब तक है? 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक है। इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास में एक ऐसा शासक है, सम्राट है, जिसके जन्म के विषय में हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती है, उसके माता पिता के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने उस समय पाया था जब सिकंदर महान भारत पर आक्रमण किया था और चाणक्य ने देखा कि भारत संकट में है, इसलिए वो भारतीय राजाओं से मिलना चाहता था और वो मगध के राजा घनानंद के दरबार में गया। और घनानंद ने उसको, जब दरबार में चाणक्य गया तो घनानंद ने उसको चंडाल कह दिया। वही दरबार में वो अपने शिखा को खोल दिया और कहा कि तुम्हारा अब अंत निश्चित है। जब चाणक्य मगध से वापस जा रहा था, तक्षशिला जा रहा था, तो रास्ते में विंध्य पर्वत श्रेणियों में उसने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा था। यहाँ ध्यान दीजिए, उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य को जनजातियों के बीच खेलते हुए देखा। जब देखा तो इसके तेज को, इस बालक के तेज को देख करके उसने उसको गोदी में उठा लिया और पूछा कि ये किसका बालक है। तो इस बालक को चाणक्य ने 1000 कड़सापड़ दे करके उस जनजाति से खरीद लिया, जहाँ ये यानी इसका पालन पोषण हो रहा था। उस जनजाति को 1000 कड़सापड़ दे करके चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने खरीद लिया और चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य तक्षशिला ले गया और बहुत जोगी बनाया। और इसके सामने 2 लक्ष्य रखा हो। एक तो नंद वंश का जो शासक घनानंद था उसकी हत्या, और दूसरा जो पश्चिमोत्तर भारत पर यूनानियों का आक्रमण हो रहा था, यूनानियों को वहाँ से बाहर खदेड़ना। 2 लक्ष्य इसके सामने चाणक्य ने रखा। ठीक ना? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था 25 वर्ष की अवस्था में, अवस्था क्या थी? 25 वर्ष की अवस्था में मौर्य वंश की स्थापना किया। तो सबसे पहले इस वंश की स्थापना किसने किया? स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कुछ जानने से पहले आप देखेंगे कि मौर्य वंश का स्रोत क्या है। पहले स्रोत हम देख लें, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। तो स्रोत, इसके 3 स्रोत हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मौर्य वंश के 3 स्रोत हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। दूसरा विदेशी यात्रियों से प्राप्त स्रोत। विदेशी यात्रियों से प्राप्त स्रोत। और तीसरा पुरातत्व संबंधी स्रोत। पुरातत्व संबंधी स्रोत। यहाँ ध्यान दीजिएगा।
अब साहित्यिक स्रोत में भी हम 3 भागों में इसको बांटते हैं, ठीक ना। इसको हम 3 भागों में, एक तो बौद्ध ग्रंथ के साहित्य हो जाएंगे, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, और यहाँ ब्राह्मण साहित्य। या ऐतिहासिक रचना कह लीजिए। तो इसमें देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत में आपका भाई किसने, किन किन लेखकों ने मौर्य वंश के विषय में जानकारी दिया है। तो आप देखेंगे पहला जो है कौटिल्य की रचना, कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में यानी मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी रचना विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है इस रचना में, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, और वृषल का अर्थ होता है आपका कुलहीन, ठीक ना। तीसरी रचना सोमदेव, सोमदेव की रचना कथा सरित सागर है, कथा सरित सागर। इसमें भी मौर्य वंश का इतिहास मिलता है। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगला शासक आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र बिंदुसार है, उसका इतिहास कथा सरित सागर में मिलता है, ठीक ना। चौथी रचना क्षेमेंद्र, यानी क्षेमेंद्र की रचना आपका बृहत कथा मंजरी है, बृहत कथा मंजरी। इसमें भी मौर्य वंश का इतिहास मिलता है। अगली रचना आपका पतंजलि का है, महर्षि पतंजलि का है। ये जो महाभाष्य है, महाभाष्य, इस रचना में भी मौर्य वंश के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। तो ये आपके रचनाएं हैं जिसमें मौर्यों का इतिहास मिलता है। अब देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ यानी बौद्ध साहित्य, यानी साहित्यिक स्रोत में जो दूसरा है बौद्ध साहित्य है। अब इसमें जो है जो बौद्ध साहित्य हैं, जैसे दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, महाबोधि वंश टीका, महाबोधि वंश टीका, यानी ये आपके बौद्ध साहित्य हैं जिसमें मौर्य वंश के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब जैन साहित्य देख लेंगे, ये दूसरा स्रोत हो गया। तीसरा साहित्यिक स्रोत में जैन साहित्य हैं। जैन साहित्य देखिए, ध्यान देंगे, जैन साहित्य में आपका भद्रबाहु की रचना कल्पसूत्र है। भद्रबाहु की रचना कल्पसूत्र, यानी कल्पसूत्र में मौर्य वंश का इतिहास मिलता है, ठीक ना। अगली रचना आपका जो है जैन साहित्य में हेमचंद्र की रचना है। किसकी रचना है? हेमचंद्र की रचना परिशिष्ट पर्वन है। परिशिष्ट पर्वन, इसमें भी मौर्य वंश के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब आइए देखेंगे
दूसरा स्रोत मौर्य वंश के विषय में जानकारी हासिल करने के लिए है विदेशी यात्रियों के विवरण से प्राप्त स्रोत, यानी विदेशी यात्री। तो विदेशी यात्री में यूनानी लेखक हैं। कौन है? यूनानी लेखक। तो यूनानी लेखकों में अब कौन कौन है जो मौर्यों के विषय में जानकारी दिया है? तो उसमें आपका देख लेंगे, आनेस क्रिस्टस है, आनेस क्रिस्टस, अरिस्टोबुलस है, अरिस्टोबुलस, नियार्कस, डियोडेरस, कार्टियस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कार्टियस, स्ट्रैबो, प्लेनी, प्लूटार्क, मेगास्थनीज, ये इतने यूनानी लेखक हैं जो मौर्यों के विषय में जानकारी देते हैं। ठीक ना। अब अगला स्रोत आपका है, अगला स्रोत पुरातत्व, पुरातत्व संबंधी स्रोत। किससे संबंधित? मौर्य वंश से संबंधित स्रोत। तो इसमें दो लोगों का अभिलेखित साक्ष्य से हमें मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे आपका पहला अशोक का अभिलेख, अशोक का अभिलेख, और दूसरा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो पुरातत्व संबंधी स्रोत के अंतर्गत अशोक का अभिलेख है और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक ना। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, रुद्रदामन जो है शक शासक है, इसका जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। ठीक ना। अब आइए चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हम जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, इसका समय है 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या करके गद्दी पर बैठा था ये, और यूनानी लेखकों ने इसको सेंड्रोकोटस कहा है, एंड्रोकोटस कहा है। तो ये स्थापना घनानंद की, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना किया, मौर्य वंश की स्थापना किया। यहाँ ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट से जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। दूसरा पॉइंट, स्ट्रैबो और प्लूटार्क, जस्टिन, स्ट्रैबो और जस्टिन ने इसको सेंड्रोकोटस कहा है। क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। स्ट्रैबो और जस्टिन ने इसको क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। और प्लूटार्क ने, यूनानी लेखक हैं ये, प्लूटार्क ने
चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? एंड्रोकोटस कहा है, एंड्रोकोटस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी स्ट्रेबो और जस्टिन ने एंड्रोकोटस कहा है और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? एंड्रोकोटस। अब आइए देखेंगे, सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स ने एंड्रोकोटस की पहचान, एंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया है, चंद्रगुप्त मौर्य से किया। ठीक ना। अब आएंगे मुद्रा राक्षस में, इसको कहा गया है मुद्रा राक्षस में ब्रिशल, मुद्रा राक्षस में ब्रिशल, ब्रिशल का मतलब होता है कुलहीन। क्या होता है? कुलहीन। पुराणों में शूद्र कहा गया है यानी मौर्यों को। अब इसका ये देखेंगे, प्लूटार्क लिखता है, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख सेनाओं को लेकर, 6 लाख सेनाओं को लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, संपूर्ण भारत को रौंद डाला। और उस पर अधिकार कर लिया, और उस पर अधिकार कर लिया। तो अभी तक क्या जाने? भाई घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना किया, जैन धर्म का अनुयायी था। स्ट्रैबो जस्टिन इसको एंड्रोकोटस कहा है, प्लूटार्क एंड्रोकोटस कहा है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने एंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। एंड्रोकोटस की पहचान किसे किया है? चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। मुद्रा राक्षस में इसको कुलहीन कहा गया है। प्लूटार्क लिखता है कि 6 लाख सेनाओं को लेकर के संपूर्ण भारत को चंद्रगुप्त मौर्य ने रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। ठीक। अब आइए तीन सौ 5 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सेल्यूकस निकेटर जो था ये सिकंदर महान का उत्तराधिकारी था, और भारत में जो सिकंदर महान द्वारा विजित क्षेत्र था उसका ये उत्तराधिकारी था, और ये सेल्यूकस निकेटर उसका सेनापति भी था, लेकिन मरने के बाद उसके विजित क्षेत्रों का उत्तराधिकारी बना। तो यूनानियों से पश्चिमोत्तर भारत को ये स्वतंत्र करना चाहता था चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए उसने पश्चिमोत्तर भारत पर 305 ईसा पूर्व पर आक्रमण किया। आपका चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर को क्या किया? पराजित किया। अब ये क्या किया था? संधि कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो यहाँ एक पॉइंट दे देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि।
तो ये संधि कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। अब देखिए असंधि की शर्तें क्या थी? संधि की शर्तें जो थी, संधि की शर्तें निम्न थी। पहला ये शर्त था कि सेल्यूकस निकेटर जो विजित क्षेत्र था, यूनानियों के कब्जे में था भारतीय भाग, वो क्या किया? वापस लौटा दिया। यानी सेल्यूकस निकेटर ने, यहाँ लिख लेंगे, मैं शार्ट में यहाँ निकेटर क्यों लिख रहा हूँ इसको समझ लीजिएगा। निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को एरिया, हेरात, आर्कोसिया, आर्कोसिया का मतलब कंधार, आर्कोसिया कंधार, और काबुल को वापस कर दिया, और काबुल को वापस कर दिया। दूसरा पॉइंट, निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, अपनी पुत्री हेलेना, कहीं कहीं कार्नोलिया भी मिलता है, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और तीसरा क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को 500 हाथी भेंट स्वरूप दिया। तो संधि की शर्तों के अनुसार निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को एरिया, हेरात, आर्कोसिया, कंधार, काबुल का जो यूनानियों के कब्जे में जो क्षेत्र था वो वापस कर दिया। निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को भेंट स्वरूप कितना दिया? हाथी, 500 हाथी दिया था। और इस संधि का वर्णन किसने किया है? यानी संधि का उल्लेख, यहाँ एक पॉइंट दे देंगे, संधि का उल्लेख एपियानस ने किया है। किसने किया है? यूनानी लेखक एपियानस। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। एपियानस यानी इसने इस संधि का वर्णन किया है, ठीक ना। अब आइए चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण भारत पर विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ 2 है, अहनानोर, और दूसरा ग्रंथ है मुरनानोर। यानी 2 तमिल ग्रंथ हैं जो, यानी इस ग्रंथ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत को भी जीता था। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देख लेंगे कि बंगाल पर विजय के विषय में जानकारी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल पर विजय के विषय में जानकारी कहाँ से मिलता है? महास्थान अभिलेख से। महास्थान अभिलेख
ये आपका अशोक का अभिलेख है और ये भारत का ताम्रपत्र अभिलेख है ये, ठीक ना। तो यहाँ से मिलता है कि बंगाल पर भी उसका अधिकार था। अब इसका साम्राज्य विस्तार अगर देखा जाए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य विस्तार था, तो उत्तर में कश्मीर तक, दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक, उत्तरी कर्नाटक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में ईरान तक। यानी उसका साम्राज्य विस्तार अगर देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उत्तर से दक्षिण यानी कश्मीर से लेकर के दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक इसका साम्राज्य विस्तार था, पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर के ईरान तक इसका साम्राज्य विस्तृत था, ठीक ना। अब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य से ये देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के उत्तरार्ध में श्रवणबेलागोला चला गया, कर्नाटक में पड़ता है श्रवणबेलागोला, दक्षिण भारत में, वहाँ चला गया। इसके पीछे कारण ये था कि उस समय 12 वर्षों तक लगातार अकाल पड़ा था और चंद्रगुप्त मौर्य के सामने असंख्य प्रजा मर गई थी, उसको देखा ना जा सका और अपने पुत्र पक्ष में गद्दी को त्याग करके 298 ईसा पूर्व में वो श्रवणबेलागोला चला गया, उत्तरी यानी कर्नाटक चला गया, दक्षिण भारत चला गया। और उसने जैन संत भद्रबाहु से दीक्षा ग्रहण करके गया था, ठीक ना। तो वहाँ जा करके वो चंद्रगिरी पहाड़ी पर कठोर तपस्या किया और उपवास रहते हुए अपने शरीर से प्राण को बाहर निकाल दिया, जिसको सलेखना कहा जाता है। जैन धर्म में उपवास रहते हुए बिना अन्न जल ग्रहण किए शरीर से प्राण को निकालना, उसको क्या कहा जाता है, एक शब्द में सलेखना। कहाँ? जैन धर्म में कहा जाता है, ठीक ना। तो ये आपका प्रश्न है। अब इसके समय में एक यूनानी यात्री आता है, संधि की शर्तों के अनुसार, यानी देखिए संधि की शर्तों में एक पॉइंट में छोड़ा हूँ, संधि की शर्तों के अनुसार वो उसके दरबार में एक यूनानी यात्री भी आया था, मेगास्थनीज, एक राजदूत आया था, उसका नाम था यानी मेगास्थनीज। तो ये प्रश्न ये जान लीजिएगा, कुछ पॉइंट है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य यानी चाणक्य था। दूसरा पॉइंट, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये किसका राजदूत था? मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। पहले ये कांधार में आया, मेगास्थनीज पहले कहाँ आया था? कांधार में आया था, और ये कांधार में 6 महीने तक रहा। उसके बाद कांधार से वो पाटलिपुत्र चला गया, और पाटलिपुत्र में वो इंडिका जो रचना है उसको पूर्ण किया। इंडिका इसकी रचना है, इसकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? मेगास्थनीज की रचना का नाम क्या है? यहाँ देखिए तो इंडिका है, इंडिका। और इंडिका जो रचना है इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। देखिए मौर्य प्रशासन के विषय में कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की रचना इंडिका, ये दोनों में मौर्य प्रशासन का उल्लेख है। लेकिन विशेष रूप से पाटलिपुत्र प्रशासन का जो वर्णन अगर प्रश्न में बनता है तो इंडिका होगा। मेगास्थनीज की जो रचना इंडिका है इसमें आपका होगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि पाटलिपुत्र का जो प्रशासन था 6 समितियों में विभक्त था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे, ठीक ना। और इंडिका में अगर देखा जाए तो 2 नदियों का भी वर्णन किया है, यानी इन्हीं नदियों में देखा जाए 2 नदियाँ मैं कह रहा हूँ, एक नदी का वर्णन किया है इंडिका में, यमुना नदी का वर्णन किया है, और महाजनपदों में सूरसेन महाजनपद का वर्णन किया है, पक्षियों में तोता का वर्णन करता है, ठीक है। तो इसके लिए इंडिका बहुत प्रसिद्ध है। इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की रचना है। ये किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर का। किसके शासनकाल में, शासन दरबार में भारत आया था? तो मैं आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज यहीं तक इस वीडियो को रहने दिया जाए, शेष अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।